एपिसोड में अपन ने थोड़ी चर्चा की थी अपनी संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में। तो उसी में अपन एक बार थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा कुछ मनोरंजन भी हो रहा है ना, क्योंकि वो डीप जो अपनी जो थी बहुत ही गहरा ज्ञान, सूखा ज्ञान है ना, पर ब्रह्म आत्मा, क्या नाम आपका, पुनर्जन्म, क्या नाम वो फोर्स फील्ड वगैरह वगैरह। तो थोड़ा आप उस पर मनन करोगे तब तक अपने एक दो एपिसोड, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है दृष्टि एकदम विजन क्लियर होने के लिए। तो वैदिक जो संस्कृति में अपना कितना ज्ञान था, है ना, अचंबा होता है, आश्चर्य। तो अपन सबसे पहले ना उसी को ही लेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि सतयुग में हरिश्चंद्र राजा थे, और वो नरसिंह अवतार थे, हिरण्यकश्यप अवतार, प्रहलाद था, और बाद में त्रेता युग में रामचंद्र जी, रामायण से तो सभी लोग वाकिफ हैं, द्वापर में क्या नाम कृष्ण भगवान थे और थे। तो उस वक्त भी ना मुहूर्त वगैरह, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनका उल्लेख, तो बाकी चलो ज्योतिष शास्त्र पर तो अपन ये मान लेंगे, चलो नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण और क्या नाम चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटार, ये तो प्राकृतिक घटनाएं, ये तो प्रमाण है। और वो अपने जो पतड़ा होता है साधारण सा, 20-25 रुपए में बाजार में मिल जाता है, उससे अपने गांव में घूमने वाले जो ज्योतिष का काम करते हैं, वो कब वो पहले बता देते हैं कि जी फलाने पूर्णमासी है, उस दिन आपका चंद्र ग्रहण होगा, और फलाने दिन अमावस्या है, उस दिन आपका सूर्य ग्रहण होगा। वो पहले से वही एग्जैक्ट, नासा भी वही कैलकुलेट करके ग्रेगोरियन कैलेंडर से बताता है, सेम डेट को वही तिथियां पड़ती है। अपने जो क्या नाम कैलेंडर है, वो क्या नाम चंद्रमा की गति पर आधारित है। तो अपने जो मास है वो, है ना, चैत्र बैसाख वगैरह इत्यादि, वो उसी प्रकार से गणना करते हैं। लेकिन प्रकृति के नजदीक चंद्रमा ज्यादा है, ये ज्यादा प्रभावित करता है। वनस्पति में जो जीवन चक्र परिवर्तन होता है ना, वो अपने जो देसी है, वैदिक जो अपना पतड़ा है, उसके हिसाब से होता है। अब वो अंग्रेजों ने वो ठीक है, वो बना दिया जैसा भी सिस्टम था, 1 जनवरी को नया साल प्रारंभ होता है। प्रकृति में क्या देखा है आपने, एक जनवरी को क्या देखा है आपने? है 1 जनवरी या उससे 10 दिन पहले, 10 दिन बाद वैसे ही ठंड पड़ती है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो फसल है वो वैसी रहेगी, उसमें कोई नया वो नहीं है। लेकिन जो है होली के 15 दिन अगले जो तिथि को, जब अपना चैत्र मास स्टार्ट होता है, नव वर्ष जब संवत्सर का नव वर्ष मनाते हैं, उस वक्त एकदम मौसम चेंज हो गया ना आपका यारो। सर्दी जाकर वो बीच में जो होली वाला जो क्या बोलते हैं उसको, मौसम वो आ गया, और पेड़ पौधों पर नई नए फूल उगते हैं, प्रकृति में बिल्कुल नया एकदम नई फसलें उगती हैं, एकदम कायाकल्प, जो देखने से लगता है अभी यहाँ 1 साल का कोई चक्र है वो पूर्ण हुआ है। तो उस वक्त इतना ज्ञान था, है ना। तो अंतरिक्ष का यानी ब्रह्मांड का उन लोगों को उस वक्त इतना जबरदस्त ज्ञान था। और बाद में ये देख लो आप, आधुनिक युग में भी, जैसे सवाई जय सिंह जी आज के तो है नहीं, सवाई जय सिंह जी औरंगजेब के टाइम के हैं। इतना आक्रांताओं का होने के लिए हिंदुस्तान में 5 वेधशालाएं बनवाई थी, उसमें जयपुर में जैसे सबसे बड़ी है। सूर्य गणेर वो पतड़े बनते हैं उसके आधार पर, तो आज भी लोग पतड़े बनाते हैं वहां जाके। अब तो खैर कंप्यूटर से बनाने लग गए होंगे सॉफ्टवेयर डाल के। जो सूर्य घड़ी वगैरह आप आओ कभी देखो, जंतर मंत्र जिसको बोलते हैं, दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, इस प्रकार से सभी धार्मिक जो इंपॉर्टेंट जगह थी उन्होंने बनाए थे। और वो भी एक बेहतरीन, वो क्या नाम, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ये जंतर मंत्र वगैरह। ये चक्कर खाते हैं वैज्ञानिक कि, और उस वक्त भी इनके पास इतना स्टैंडर्ड ज्ञान था, और आप आंखों से देखोगे तो आप चक्कर खा जाएंगे। बिल्कुल एकदम सारा इंजीनियरिंग है, पत्थर मार्बल और सैंडस्टोन पर कोरेदा गया, कोण वगैरह, रक्षांतर, देशांतर, पूर्वांतर वगैरह सारा एकदम। और वैसे पृथ्वी के अलग अलग नक्शे, ब्रह्मांड के अलग अलग नक्शे बनाए गए, राशिया वाशिया, तारा मंडल वगैरह सारा उसमें प्रदर्शित किया गया, धूप घड़ी वगैरह। तो ये इतना अथाह ज्ञान था। ये ज्ञान लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण था, सबसे पहले तो संस्कृत भाषा को नष्ट किया गया। संस्कृत भाषा नष्ट होते ही ना, वो जो पुराना ज्ञान था ना अपने आप ही नष्ट हो गया। जब भाषा ही नष्ट होगी, कोई जानता ही नहीं संस्कृत। अच्छा, फिर आधुनिक विज्ञान में अपन जो स्वरूप देखते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जल को अपन बोलेंगे, है ना, तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है। 2 एटम हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, तो उसका फार्मूला बनाया उन्होंने, H सिंबल हाइड्रोजन के लिए, O ऑक्सीजन के लिए, H2O।
तो इस प्रकार से उन्होंने सूत्र बना लिए गणितीय। तो देखने में समझने में, क्योंकि फिर अपन उसी सिस्टम को पढ़ते हैं तो वो ज्यादा आसान हो गया। संस्कृत में वही चीजें जो फिजिक्स के फार्मूले हैं, गणित के फार्मूले हैं और है, वो उस प्रकार से अंकों में प्रदर्शित नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पाणिनि के स्टैंडर्ड की संस्कृत की ग्रामर थी। उन्होंने तो एक संस्कृत का छंद लिख दिया ना। तो जो अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, एक छंद लिख दिया ना, अब आपका हिंदी में और अंग्रेजी में उसको समझ के रूपांतरण करना चाहे तो आधा पेज भरता है। इतना डाटा है ना, वो डाटा अपन डालते हैं, डाटा कंप्रेस वगैरह करते हैं अपन कंप्यूटर वगैरह में, सब में फाइल बनाते हैं जो रिकॉर्डिंग की वो करते हैं। तो संस्कृत तो खुद एक कंप्रेस डाटा की वो साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो वो सारे के सारे सूत्र वगैरह उसी रूप में थे, संस्कृत के छंदों के रूप में थे वो। अच्छा, वेदों को भी क्या है कि अपनी बड़ी गलतफहमी है। वेदों का केवल एक आम आदमी क्या है कि उसका आध्यात्म रूप ही लेता है, और वैसे बेचारे वो भी क्या है कि गलत नहीं है। बाकी वेद तो सभी प्रकार की विज्ञान, खान पान के तरीके, सभी प्रकार की इंजीनियरिंग, सभी प्रकार की ज्योतिष विद्या, सभी प्रकार के आध्यात्म के मंत्रोच्चारण, हवन के इत्यादि के नियम, आयुर्वेद वगैरह, दवाई उपचार वगैरह, सारा अथाह ज्ञान भंडार है। लेकिन वो संस्कृत भाषा नष्ट होने से जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो उनकी जो रिसर्च लैब वगैरह थी ना, वो सारी नष्ट हो गई। अब वो भाषा को जानने वाले नहीं है, तो वो ऋषि भी नहीं है, और आगे कोई नए ऋषि उत्पन्न नहीं हो रहे, तो वो तो बेचारे खत्म हो गए। जैसे तक्षशिला, नालंदा, आज क्या वो खंडर ही है, वहां पर कौन सा वो कोई लेक्चरर लगे हुए हैं, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, वो स्थिति उसकी हो गई। तो उसमें केवल एक अध्यात्म बचा हुआ है ना। जैसे मेरे जैसे है तो वहां से अध्यात्म सीख लिया, बाकी वहां से तो अपन कुछ सीख नहीं सकते। और सीखने के लिए आप करोगे, अच्छा फिर कुछ लोगों ने मेहनत की है भाई, वैदिक फिजिक्स पूरी डेवलप की है, उन्होंने किताबें लिखी है, और वैदिक गणित पूरी किताबें लिखी है। और उन्होंने जैसे बहुत है, विमान कैसे बनने की टेक्नोलॉजी थी, बैटरी बनाने की कैसे टेक्नोलॉजी थी, और पाइथागोरस प्रमेय वो उस वक्त की। अरे तो जो आर्यभट्ट ने गणित का सबसे बड़ा आविष्कार ही आज दुनिया मानती है कि शून्य का आविष्कार था, वो उस वक्त आर्यभट्ट ने 2500-3000 साल पहले बता दिया था। उसके बगैर तो कोई गणना ही संभव नहीं है। दशमलव पद्धति जो डेसिमल सिस्टम है, वो अपने वेदों का है। टोटल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी वगैरह वो क्या नाम, उस पर आधारित है। और उनका ज्ञान देखो आप, ज्ञान रोमन वर्ड देखते हो ना आप, गिनती तो नहीं आती उनको, अंक जानते नहीं थे। एक में एक डंडी है, दो में दो डंडी है, तीन में तीन डंडी है, चार में क्या होएगा, एक वी बनाकर एक बाई तरफ लगा दिया, और केवल वी बना दिया तो 5 हो गया, दाई तरफ लगा दिया तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 में फिर वो एक्स करके बाई तरफ वो डंडा लगा दिया, और 10 के लिए एक्स कर दिया, और 11 के लिए एक डंडा और दो डंडा, ऐसे 100 तक की गिनती है वो। 100 अपन लिख देंगे 1 और 0 0। इतना बड़ा पेज भरेगा 100 तक लिखने, वो एक्स एक्स उस प्रकार से आते जाएंगे। अब उसमें क्या गुणा कर दोगे आप, 100 को 5 से गुणा करो, अपन ने तो लिख देंगे 500 आ गया जी। अब उसमें पहले तो 100 लिखो रोमन भाषा में, और फिर 5 लिखो, और फिर गुणा करो, कर लो गुणा। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती बगैर शून्य, जो अपन गोल्ड डिजिट यूज करते हैं, और बगैर डेसिमल जो सिस्टम है गणित का, कोई गणना संभव नहीं है। वो सारा यहां से लेके गए हैं, तो डेवलपमेंट तो उनको उनकी होएगी भाई। अच्छा, अपन ने वो किया है कि वो भाषा ही नष्ट कर दी, तो सारा कुछ नष्ट होना ही होना था। जैसे पहले लोग मनोरंजन करते हैं, आपका कुछ दिखाता हूं मैं। आजकल तो बहुत आसान है सारी चीजें, मारो एक क्लिक। अभी मैं आपको दिखाता हूं तुरंत ही। तो अपने ऋषि हुए थे अगस्त ऋषि। जैसे अगस्त ऋषि है, भृगु ऋषि है, कणाद ऋषि है, आर्यभट्ट है, और है। तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे ये, अपने अपने क्षेत्र के। चरक थे जो, मतलब जो अपने आयुर्वेद के थे, और थे पाणिनि, संस्कृत के मतलब ग्रेटेस्ट ग्रामेटिशियन, उससे बड़े कोई व्याकरणकर्ता नहीं हुए। तो इनकी जो रचनाएं थी, इन्होंने जो चीजें लिखी है ना, अच्छा इनका इतना बड़ा स्तर था कि तारामंडल पर इनका सप्तऋषि बोलते हैं। आकाश में जो 7 तारों का एक समूह है,
उस तारा, उस कॉन्स्टलेशन का नाम ही सप्तऋषि है। तो अब क्या है कि लोग वो जो सप्तऋषि वो तारा है जी, इसकी गलतफहमी पाल लेते हैं। तो अगस्त ऋषि ने बैटरी, जो आधुनिक बैटरी है, वोल्टास जो सेल बोलते हैं ना, जिसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर रोड और जिंक रोड का अपन उपयोग करते हैं भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में, उसी को तो अपन प्रयोग करते हैं, है ना। लेक्लांसी सेल है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और जस्ते की या ड्राई सेल जो सेल अपने बैटरी में लगाते हैं, ये लेक्लांसी सेल है ना। इसका जो ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है और कॉपर वाले का 1.33 होता है। तो अगस्त ऋषि ने कॉपर जो है, केवल एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, वोल्टास का सेल, उन्होंने वोल्टास का सेल बनाने की पूरी विधि दी हुई है और उसका चित्र मेरे सामने, ये देखो आप। ये बाद में क्या है कि अंग्रेजी में इसमें नोट किया गया। तो इसमें क्या है कि एस्फाल्ट कॉपर है, इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सिलेंडर है, आयरन रोड है, और क्या नाम सपोर्ट वेसल है जो मिट्टी का है, फिर क्या नाम आसफाल्ट इंसुलेटर है और कॉपर डिस्क है। तो जो हम प्रयोगशालाओं में लेक्लांसी सेल या यूज करते हैं ना, बिल्कुल एकदम वैसे का वैसा ही है। यहाँ पर वो मृदा भांड है, यानी मिट्टी का बर्तन है, कुम्हार पका के बनाए, और प्रयोगशाला में अपनी चिन्नी मिट्टी का वो यूज करते हैं, थोड़ी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। अब इसकी कार्य प्रणाली कैसे है ना, ये सुनो आप। अब इसकी पूरी टेक्निक है ना, वो अगस्त मुसी ने एक संस्कृत के श्लोक में लिखी है। संस्थाप्य मृम्य पात्रे, तो इतना तो थोड़ा सबके समझ में, मृम्य पात्र, मिट्टी से बना हुआ पात्र संस्थाप्य है, यानी अब हिंदी में बताऊंगा तभी आपको पता लगेगा। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, ताम्र पत्र, सुसंस्कृतम, सुसंस्कृत का मतलब बिल्कुल एकदम रेक्टिफाइड, शुद्ध रूप के, एकदम साफ सफाई करके उसके था, उसमें ताम्र पट्टी का कॉपर शीट डाल लें, सिखी ग्रीवा, इसमें आगे फिर है छा दिए छी खी ग्रीबेन, सिखी ग्रीवा। सिखी ग्रीवा क्या होता है? मोर की गर्दन। मोर की गर्दन का यहां से रंग कैसा होता है? एकदम शाइनिंग ब्लू। तो ये जो इन्होंने जो सिखी ग्रीवा के रूप में जिस पदार्थ का नाम उन्होंने लिया ना, वो कॉपर सल्फेट है। इसी उस आज हम यूज करते हैं उसको, बिल्कुल नीले रंग का, नीला तत्ता जिसको बोलते हैं। अच्छा, फिर इसमें कहां गया? तो ये जो पूरा संस्कृत का श्लोक है ना, 1 2 3 4, छोटा सा यही। तो इसमें क्या है कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। इसमें इसका अर्थ यह है कि एक मिट्टी का पात्र है, ताम्र पट्टी का डालें, सिक्की ग्रीवा डालें, उसमें कॉपर सल्फेट, फिर बीच में गिल्ली कास्ट पशु डस्ट रो, हम अपन यूज करते हैं ड्राई सेल में, जो घर में यूज करते हैं, उसमें लकड़ी का बुरादा होता है नमी सोखने के लिए, वही कास्ट पाउडर, ऊपर पारा जो अपना मरकरी है, तथा दस्त लोट, दस्त जिंक। तो ये जिंक अमलगेट, तो उसमें जो रोड होती है वो आधुनिक रूप में वही है जो उस वक्त बताई गई है। फिर फिर तारों को मिलाएं, उसमें मित्रा वरुण शक्ति, ये इलेक्ट्रिसिटी का नाम ऋषि अगस्त ने, जो जिसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी बोलते रहे, उसमें वो जो विद्युत ऊर्जा, उसका नाम रखा था मित्रा वरुण शक्ति का उदय होता है, उत्पन्न होती है। लो जी। अच्छा, अब और चलो आगे, मजेदार चीज। ऋषि अगस्त ने फिर इसमें पूरी, एक ही नहीं है, बहुत आविष्कार हैं उनके। फिर उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार के 100 जो इलेक्ट्रिक सेल है, मृद भांड, उनको आप श्रेणी में जोड़ो, सीरीज में, तो वो इतनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर देंगे कि क्या नाम, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको बोलते हैं ना, वाटर, जल का विद्युत अपघटन, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, जल से। ये मतलब आज जो रॉकेट, पूरी इंजीनियरिंग इसी पर ही है। जल से वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करते हैं, फिर उसको कंडेंस करते हैं, फिर वो रॉकेट फ्यूल के उसके रूप में अपन वो करते हैं। तो ये देखो इसमें, ये दाने, ये हो गया ना सतनाम। ये है अनेन जल भंगोस्ति प्राणो दानेषु वायुषु एवं सतनाम कुंभ नाम संयोग का कारमर्त स्मृत।
तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम इसी प्रकार के 100 सेल जो अगस्त्य ने बताए थे उनको अपन जोड़ दें और उससे उत्पन्न विद्युत को पानी में से प्रवाहित करें, तो पानी अपना रूप बदलकर जीवनदायिनी ऑक्सीजन और तैरती हाइड्रोजन में बदल जाएगा। अब तैरती हाइड्रोजन के लिए ना उन्होंने जो शब्द किया है, देखो, वायु बंद कवर स्त्रेण निबंधियो यन मस्तके उदाना स्वाला दुत्वे दुत्वे। तो इसका अर्थ यह है, जो संस्कृत में इसका अर्थ यह निकलता है, सतनाम यानी 100 ऐसे सेल अगर आप सीरीज में जोड़कर उससे उत्पन्न विद्युत को जल में से प्रवाहित करेंगे, तो एक तो प्राणवायु, आज भी अपने ऑक्सीजन को, एक तो प्राणवायु उत्पन्न होगी, दूसरी जो गैस बनेगी ना उदावायनम, यानी अगर उसको अपन किसी ऐसे कपड़े में, वायुरोधी कपड़ा जैसे प्लास्टिक का गुब्बारा होता है, उसमें अगर अपन इकट्ठी कर लेना, तो उस गैस को छोड़ते हुए ऊपर उठती है वो आसमान में, यानी वायु से हल्की होती है। यहां से उन्होंने वैमानिकी का सिद्धांत कि वायुयान, जो पहले वायुयान ऐसे हीलियम गैस का यूज करते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जेपलिन उनको बोलते थे। अब ये इस संस्कृत श्लोक के आधार पर है ना, उस वक्त की ये टेक्नोलॉजी है। अभी तो क्या है, देखो आप, फिर आप आगे चलो, पूरी वैदिक फिजिक्स, पूरी वैदिक फिजिक्स। अच्छा, ये मैं आपको दे ही देता हूं साइट, ये देखो, 4 प्रकार के विमान शास्त्र में 4 प्रकार के विमानों का उल्लेख किया गया है। अरे स्टैंडर्ड देखो यार, पृथ्वी पर एक जगह से दूसरे जाने का विमान है ना, इसका नाम है शकुना विमाना, अलग अलग नाम है इनके। पृथ्वी से दूसरे उपग्रह तक जाने वाले विमान अलग है। अच्छा, और क्या नाम, एक ग्रह नक्षत्रों के 4 प्रकार के विमानों का उल्लेख है, जिनकी अलग अलग पावर थी। अंतरिक्ष में जाना है, गैलेक्सी में जाना है, या पृथ्वी पर विचरण करना है सबको। अच्छा, अब देखो न्यूटन के नियम वगैरह वो सारी चीजें ना। अच्छा, ये देखो, ये सबसे बड़ी चीज है, प्रकाश का कंप्लीट स्पेक्ट्रम उनको पता था। लेकिन वो क्या है कि शब्द है ना, जैसे रश्मियां, सूर्य को 7 घोड़ों के रथ पर सवार बताया गया था। तो उस संस्कृत श्लोकों का उस वक्त तो लोग वैज्ञानिकों की तरह वो समझते थे, लेकिन आज उनका अब अपने वो 7 घोड़े वाला चित्र दिमाग में, वो सूरज को देवता और 7 घोड़े, घोड़े का रूप में घोड़ा ही ले लेते हैं रथ का। इसका अर्थ यह है कि सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें 7 रंग है, नाम दिए गए। गायत्री बैंगनी रंग है, बृहति इंडिगो है, उष्णी है नीला है, जगती हरा है, और त्रिष्टुबा पीला है, अनुष्टभ नारंगी है, पंक्ति लाल है। ये संस्कृत में है, जो आज इनका इनका हिंदी रूपांतरण ही है। पूरे स्पेक्ट्रम को पता था, पूरे न्यूटन के नियम वगैरह सब, पाइथागोरस प्रमेय, गणितीय सारी प्रमेय है ना। ये तो कणाद कणाद ऋषि की पुस्तक है, ये अब लिखिए, लोगों ने मेहनत करी है, कणाद ऋषि की पुस्तक लिखी। ये वेबसाइट भी आपको दूंगा मैं, अरे दुनिया में कहीं भी क्लिक करो, नहीं है, सारी चीजें इंटरनेट पर ही है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये है कणाद ऋषि की, आचार्य कणाद, द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। और इसमें आप चलते जाओ जी, कोई सीमा ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब प्रश्न ये है कि इन चीजों का हल क्या है। अब ये ऋषि मुनि तो बेचारे गुजर गए, अब उनका छोड़ा हुआ ज्ञान वो एक शास्त्रों में पड़ा है, आगे कोई रिसर्च करने वाला कोई, जैसे अग्निचूर्ण बोलते थे बारूद को, उसकी बढ़ाने की पूरी विधि है, अपनी आयुर्वेद की पूरी दवाई, शल्य चिकित्सा वगैरह सारा ही मतलब हुआ है। अब आगे वो परिपाटी खत्म हो गई, तो वो डेवलपमेंट आगे जो रिसर्च, हालांकि ये रिसर्च भी उस टाइम की बहुत है, आगे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, तो गैप आ गया ना 1000 साल का। तो अब ये जिन लोगों ने किताबें लिखी और जो प्रचार करते हैं ना, वो अपनी जगह सही है। वो कहते हैं यार, हमारी जो विलुप्त संस्कृति है उसको पुनर्जागरण कर दो, कम से कम यार अब तो अपने स्वतंत्र है, संस्कृत लागू करिए पाठ्यक्रम में। जिन लोगों का इंटरेस्ट होएगा वो संस्कृत को पहले सीखेंगे, फिर इन वेदों का अध्ययन करेंगे, उस हिसाब से अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकारें भी तो बेचारी मजबूर है। सरकार कह रही है यार, इतना 1000 साल पहले का ज्ञान और उतने संसाधन और उतने वो अपने लेक्चरर वगैरह और उतने डेवलप करने में सिस्टम बहुत,
टाइम लग जाएगा। दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, तो उस पकड़े में जाएंगे तो अपन बहुत पिछड़ जाएंगे बाकी देशों की तुलना में। तो मजबूरी है भाई, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक साइंस को अंगीकार करना, अंगीकार करके अपना आगे बढ़ सकते हैं, वरना 1000 साल पीछे जाएंगे। वेद गलत नहीं थे, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे ना, वो प्रकांड विद्वान थे। उनका ज्ञान खत्म होने के लिए दोष किसको दें हम? तो दोष तो उन्हीं को देंगे जो पृथ्वीराज चौहान को मार कर यहां पर आके बैठ गए थे। फिर वो अपनी संस्कृति, उस संस्कृति को लेके आए थे जहां पर संस्कृति नाम की कोई चीज दी है, पशु वृत्ति थी उनकी। उनसे मुश्किल से पीछा छुड़ाया अपने क्या नाम महाराणा प्रताप और शिवाजी ने मार पीट के उनको। तो वो थोड़े से आगे उनकी पीढ़ी कमजोर हुई तो वो अंग्रेज आ धमके भाई, क्योंकि वो तब तक उन्होंने स्टेन गन वगैरह, तोपें वगैरह सारी बना ली थी, और अपने 1000 साल पीछे रहने पर वही तीर कमान और तलवारों पर ही रह गए। तो हथियारों के बगैर तो लड़ाई कैसे होगी? तो उन्होंने कब्जा कर लिया। 200 साल उन्होंने तो बिल्कुल ही, मुसलमानों के टाइम में कम से कम गुरुकुल वगैरह है ठीक, वो धर्म परिवर्तन के हिसाब से, बाकी उन्होंने वैसे वो अपने वो मदरसे नहीं खोले थे फारसी पढ़ाने वाले, अपने संस्कृत का ज्ञान वगैरह ये चलता रहा था उसी प्रकार से। लेकिन वो राजनीतिक रूप से तो बहुत ही ज्यादा अपने को कर दिया था अंग्रेजों ने। तो फिर उनकी तो, अंग्रेजों की तो पॉलिसी अलग थी ना, कि ये इतनी जो संस्कृति है, क्योंकि उनको पता है कि सारा ज्ञान भारत से ही लेके गए। वेदों का विदेशी भाषा में अगर सबसे पहले ट्रांसलेशन हुआ तो जर्मन लैंग्वेज हुआ, जर्मन। और जितनी भी 2 विश्व युद्ध लड़े हैं जर्मनी ने, और जितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट जर्मनी में हुई थी ना, जितने बड़े वैज्ञानिक हैं वो जर्मनी के हुए हैं। सबसे पहले भारतीय संस्कृति को समझने वाले जर्मनी थे। और तो जर्मन तो खुद ये हिटलर तो मतलब कहता था ना, वो क्या है कि जैसे बड़ा आदमी होता है ना, उसका नाम छोटे वाले रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब यहां पर वो जो शिक्षा जर्मनी के जो भी आए थे, शिक्षा लेके गए थे नालंदा, तक्षशिला, विलासिता, उनको पता ये आर्य प्रजाति है, संसार की सर्वोत्कृष्ट जो मानव प्रजाति आर्य है, जो अपने हिमालय पहाड़ से लेकर दक्षिण हिंद महासागर के बीच में जो पाई जाती है। हाँ, उत्तर भारत में क्लाइमेट के हिसाब से थोड़े से भूरे रंग के लोग थे, दक्षिण भारत में आपके थोड़े से क्या है कि वो क्लाइमेट के हिसाब से डार्क कलर के। बाकी आंखों ने नक्श वगैरह आप डीएनए चेक कर लो ना, टोटल एक ही है। तो वो बोले यार इनके पास इतना ज्ञान है, तो बड़ा होने के लिए उन्होंने खुद को अपना आर्य घोषित किया था। ये फिर अंग्रेज वंग्रेज मिलके ना कि यारो फिर अपन तो ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहानी गढ़ी कि आर्यन है ना मध्य एशिया से निकले थे। एक उनकी जो शाखा थी वो यूरोप में चली गई, उससे आर्यन जर्मनी वाले अपने आप को मौलिक मानते हैं, हम असली थे। और दूसरी हिंदुस्तान की तरफ आ गई, उससे भारतीय हो गए। अरे उनका पता है यार, मध्य एशिया के अंदर कौन सी इतनी बड़ी प्रजाति की उत्पत्ति, मध्य एशिया से ये निकले हैं यार आपके, ये जितने भी ये पठान हूण वगैरह, ये जितनी आक्रांता है थे, ये क्या मुगल वगैरह, ये सारी ये तो उनकी प्रजाति थी, जंगलियों से ज्यादा उनमें अकल नहीं थी। तो वो खुद मतलब अपने आप को आर्यन मानते हैं, लेकिन वो आर्यन नहीं है। उनके उनकी शक्ल ही नहीं मिलती, उनकी हाइट वाइट कद काठी, आंखों की बनावट, आंखों का रंग वगैरह कहाँ मैच करता है। हिंदुस्तान में तो आपको थ्रू आउट इंडिया है ना एक समान आपको रंग रूप मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पहाड़ी एरिया में थोड़ा बहुत परिवर्तन वैसे हो सकता है, लेकिन डीएनए के। अच्छा, फिर आइंस्टीन कौन था? ये भी जर्मन का था, यहूदी था। उससे बड़ी तो मतलब एक थ्योरेटिकल डेवलपमेंट तो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी कोई दे ही नहीं पाया था। बाकी हाइजनबर्ग वगैरह ये सारे जो परमाणु विस्फोट, एटम, आगे उनकी बातें करेंगे अपन, समझ गए ना? तो दोस्त तो अब अपन किसको दोस्त दें? अब सरकार को भी दोष नहीं दे सकते। लेकिन अब बात ये आती है ना कि जो आज उसके ठेकेदार बन के बैठे हैं ना, ऐसे मेरे जैसे कपड़े पहन के, अब मेरे से तो कोई पूछेगा ना कि जी आपने ये भगवान सा पहन रखा है, ये छापा लगा रखा है, क्या मतलब? मैं तुरंत बता दूंगा, ये टोटल साइंटिफिक है। ये जो भगवान जो कलर है अभी सही रंग नहीं है, सही रंग में लेके आऊंगा, अभी मेरे को मिल ही नहीं रहा। ये आंखों के लिए सबसे मतलब कंप्लीट विजन स्पेक्ट्रम में सबसे सेंसिबल है, सबसे मॉडरेट टेम्परेचर इसी का रहता है, बॉडी में सबसे कंफर्टेबल रंग यही है। सफेद है तो ज्यादा आपको ठंड देगा, और ब्लैक है तो ज्यादा गर्मी देगा। एकदम ह्यूमन बॉडी के लिए बेस्ट सूटेबल कलर है ये। फिर ये चंदन का लगाया है मैंने लिए, ये तो हर्बल है, जबरदस्त खुशबू आती है, साथ में दिमाग आपका ठंडा रहता है। और ये 3 लाइनें खींची है, ये त्रिलोक का जो है ना उसका प्रतिनिधि करता है, साथ में चंदन का लेप हो गया,
साथ में हमारा सिंबल है संस्कृति का। और बीच में ये सूर्य यानी ज्ञान का प्रतीक है, ये जो रोली से तिलक लगा है। और उनसे पूछ लो आप, ला कोई लाल पेड़ एक ने तो हद कर दी, वो तो नीला सॉल और ओढ़ते हैं यार वो। अब ये जो कूप मंडूक बन के बैठ गए ना उस पर, अब ये अपनी आधुनिक ज्ञान शामिल नहीं करते हैं और खुद से कुछ होता नहीं, ना वो उतनी संस्कृत जानते हैं, ना उनके पास कोई साधन है इस प्रकार का। हाँ ठीक है, उस कूप मंडूकता में ना उनकी दुकानें अच्छी चल रही है, वहां मतलब वो है तो कि बड़े बड़े वो मठ बने, जमीनें हथार लोग चंदा देते हैं और देते हैं, वो सिस्टम होता है। चलो आज इतना ही है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।